हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। आज फिर मैं आपके लिए मोशन को आगे बढ़ाते हुए, मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो आगे का टॉपिक है, वेग में परिवर्तन की दर को लाया हूँ। साथियों, वेग में परिवर्तन की दर को पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने विद्या स्टडी नेटवर्क से जुड़कर मेरे वीडियो को देखा, समझा। लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब थोड़ा कम हुए हैं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच पाएंगे। मेरे सारे क्लासेस जो होंगे वीडियो की, वो आपके पास पहुंच पाएंगे। आपका उसका नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो साथियों, आपसे एक अनुरोध है फिर से एक बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ सारा वीडियो आपके पास जाए, नोटिफिकेशन जाए। साथियों, समय की बहुत ही अहमियत होती है, इसलिए अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। आज जो है वेग में परिवर्तन की दर। आज क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। साथियों, वेग में परिवर्तन की दर जो है, वेग सबसे पहले हम लोग वेग पढ़ चुके हैं, चाल पढ़ चुके हैं। चाल क्या है, वेग क्या है। तो अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग को समझने के लिए, वेग जब हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ गई होगी कि वेग क्या है। यानी किसी दिशाओं में, किसी एक दिशा में जो तय की गई दूरी है वो वेग कहलाता है। किसी एक दिशा में तय की गई दूरी की दर जो है वो वेग कहलाती है। तो साथियों, दर का मतलब होता है प्रति यूनिट, प्रति इकाई। यानी प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होगा वही आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम वेग में परिवर्तन की दर को अर्थ को जानेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर का अर्थ क्या होता है। साथियों, इसका अर्थ है, वेग में परिवर्तन की जो दर है इसका अर्थ है त्वरण। त्वरण एक नया शब्द आया है, त्वरण। समझेंगे त्वरण है क्या। त्वरण का मतलब होता है प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर। जब दर कह दिए तब तो हो गया। दर का मतलब ही प्रति यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में। प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब आपकी स्पीड, जब आपकी गति, जब आपका वेग एक निश्चित समय में निश्चित अमाउंट से जब बढ़ता है, निश्चित मात्रा से जब बढ़ता है, तब उसी को हम वेग कहेंगे। आपने तो बाइक चलाई होगी। बाइक को चलाने के दरमियान जब आप देखते हैं कि मेरी स्पीड, जिस समय हम रुके हुए थे उस समय 0 किलोमीटर था, आफ्टर 1 मिनट 5 किलोमीटर, आफ्टर 2 मिनट 10 किलोमीटर, आफ्टर 3 मिनट 15 किलोमीटर, एंड देन इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो वो जो परिवर्तन जो हो रहा है, यानी 3 सेकंड में जो आपका परिवर्तन हुआ वो कितने का हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर का। यानी 0 से आप 15 किलोमीटर पहुंच गए, उसी को हम वेग कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो वेग की अर्थ जो है वो क्लियर हो चुका है। वेग में परिवर्तन की जो दर होगा, परिवर्तन की दर जो होता है उसको त्वरण कहेंगे। त्वरण को हम समझ चुके हैं। अब आती है इसकी अवधारणा। आखिर वेग की जो वेग की परिवर्तन की जो दर है, इसको ऐसे ही क्यों नहीं रखा गया? इसकी कल्पना क्यों की गई? वेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या है? अगर कहीं बताने की आवश्यकता हो, किसी के बीच का अगर कंपैरिजन हो, मान लिया दो चल रहा है, दो वस्तुएं अगर चल रही है और उसमें अगर ये बताना है कि कौन सी वस्तुएं कितनी त्वरण से, कितनी तेजी से गति में परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेजी से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? तो इस चीज़ को बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो त्वरण ही है। और इसकी अवधारणा यहीं से उत्पन्न हुई है कि अगर इस सिचुएशन को बताना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तब इसकी जो अवधारणा आई है वो आई है कि किसी वस्तु, किसी चलती हुई वस्तु का किसी समय अंतराल में, किसी चलती हुई वस्तु का किसी समय अंतराल में उसके वेग में जो परिवर्तन है उसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए जिस टर्म का हम उपयोग करते हैं उसको हम त्वरण कहते हैं। उसी शब्द, उसी सिचुएशन को बताने के लिए त्वरण शब्द का अवधारणा हुई है, त्वरण शब्द की अवधारणा है। साथियों, अवधारणा का मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए, अवधारणा है क्या। अवधारणा का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में, अगर कोई चीज़ बाहर आती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है।
वही कारण है, वही कारण अवधारणा कहलाती है। जैसे अगर त्वरण की बात आई तो त्वरण का क्या कारण हुआ, त्वरण का जो शब्द बना है क्या क्या कारण हुआ। जब कोई दो वस्तु चलती हुई वस्तुओं के बीच जब वेग में परिवर्तन की दर को जब बताने की बात आई तब फिर त्वरण की अवधारणा हुई, तब फिर त्वरण शब्द का जो है निर्माण हुआ, विकास हुआ, हम लोग उसको ईजाद किए। अब अवधारणा को भी आप समझ गए। अब है वेग में परिवर्तन की दर को, जो वेग में परिवर्तन की दर है यानी प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे, दो भाग में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको दो भागों में विभाजित करेंगे। कहता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर, कहता है जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति कर रहा हो, हम उस त्वरण की सिचुएशन को देख रहे हैं जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर समान गति से, एक समान गति से चल रहा हो तो उस समय क्या होगा। और दूसरा होगा जब कोई वस्तु सरल रेखा पर असमान गति से चल रहा हो तब त्वरण के क्या परिणाम होंगे। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर एक समान गति से जब चल रहा हो तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, इसे हमें समझना होगा। तो वेग में परिवर्तन, इस सिचुएशन को समझने के लिए जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति कर रहा हो तो वेग में परिवर्तन की दर को समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम लिया है। इससे हम समझते हैं कि ये है क्या। देखिए यहाँ पर है क्या कि एक वस्तु है जो ओ से चलती है। जब ओ से चलती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है जीरो होती है। कोई भी वस्तु जब रुकी हुई है तो जीरो होती है। लेकिन जरा हम उस सिचुएशन की कल्पना करते हैं जब कोई व्हीकल्स जा रहा हो तब तो वो जीरो पर नहीं होती है। तब उसका एक समय अंतराल हम लेते हैं कि 5:05 में इसको हम इस मोड़ पे देखे थे और 5:10 में किसी अगले मोड़ पर जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है वहाँ पहुँच गया और भी एकदम समान गति से, तब हम उसकी कल्पना करते हैं। तब यहाँ पर वेग उसका क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, तब हम इसकी कल्पना करते हैं। तो हम उसी सिचुएशन को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई जो वस्तु है जो गतिशील है, जो गतिमान है, वो जीरो से चलता है, ओरिजिन से चलता है और ए तक पहुँचता है और ए तक पहुँचने के समय अंतराल में उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो वेग जो हो जाती है वो 5 किलोमीटर पर घंटा का हो जाता है। अब हम उस जो गतिमान जो वस्तु है उसकी सिचुएशन को ए से ई तक की सिचुएशंस को हम पढ़ेंगे। ए से ई तक की सिचुएशंस को। अब ए पर जब उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर है तो बी पर भी उतना ही, क्योंकि ये एक समान गति से चल रहा है तो बी पर भी उतना ही होगा 5 किलोमीटर, सी पर भी 5 किलोमीटर, डी पर भी 5 किलोमीटर और ई पर भी 5 किलोमीटर पर आवर। ये सिचुएशन है समान गति का, एक समान गति का, जब वो सरल रेखा पर है। तो साथियों यहाँ पर जब हम त्वरण की जब बात करते हैं, जब त्वरण निकालते हैं उसका, तो त्वरण जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, त्वरण का मतलब जो होता है किसी समय अंतराल में, एक समय अंतराल में वेग में परिवर्तन, एक समय अंतराल में वेग में परिवर्तन। तो जैसा कि त्वरण जो है वी ई माइनस वी ए। अब हम जो सिचुएशंस की बात देखिए, वेग में परिवर्तन की दर हम लोग क्या लिखे, त्वरण लिखे हैं। साथियों यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर जो है ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पहली बार है और ये लिखना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि वेग में परिवर्तन को दर को ही त्वरण कहते हैं। इसके नीचे हम त्वरण लिखेंगे जिसको आपको समझना है, वेग में परिवर्तन की दर। तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बाई समय अंतराल। तो जब त्वरण यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सिचुएशन ए से ई के बीच, का सिचुएशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वी ई माइनस वेग में परिवर्तन, तो वी ई माइनस वी ए, वी ई पर इसका वेलोसिटी क्या था और ए पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये लिए। तो वी ई माइनस वी ए बाई टी ई माइनस टी, समय अंतराल लेना है। तो टी यानी ई पर टाइम क्या था, तो ई पर जो टाइम है साथियों 5 आवर्स का है और ए पर है इसका 1 आवर्स का है। क्लियर। तो वी ई माइनस वी ए बाई टी ई माइनस टी ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर
by 5 hour minus 1 hour. It means 5 minus 5 kilometer by 5 kilometer by per hour, 5 kilometer by per hour इज इक्वल टू 0 किलोमीटर. माइनस माइनस हम कर रहे हैं यहाँ पे, जब अंतर निकाल रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं बाई 4 आवर. इट मीन्स 0. क्या होगा? 0 होगा. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति से गति कर रहा हो तब वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण शून्य होगा. इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि ये सिचुएशंस जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर शून्य कब होगा. तो आपको लिखना पड़ेगा जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर एक समान गति से गति कर रहा हो तो उस स्थिति में वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण शून्य होगा. क्लियर? तो साथियों, हमने जो पहला सिचुएशन उसका अध्ययन कर चुके हैं. जब किसी वस्तु एक सरल रेखा पर जब चल रही होती है तो उसमें वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं. और इसका जो निष्कर्ष है वही ये निष्कर्ष जो यही निकला कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति कर रहा हो तो वेग में परिवर्तन की दर शून्य होता है. तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? शून्य होता है. साथियों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको त्वरण यहाँ पर समझ लेना है. ये त्वरण है, मैंने यहाँ पे त्वरण लिखा है क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो गया. ठीक है? तो अब जैसा कि वो तो बात की चीज़ वहाँ करती है. अब आ गया यहाँ पर सिचुएशन 1 का जो मैंने अध्ययन किया कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति से जब गति कर रहा हो तो उसमें वेग में परिवर्तन की दर शून्य होता है. आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स क्वेश्चन में जब आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन में ये आते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे. अब चलते हैं हम दूसरे सिचुएशंस की ओर. दूसरा सिचुएशन कहता है कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर असमान गति से गति कर रहा हो तब त्वरण की दर क्या हो, तब वेग की परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी त्वरण क्या होगी. अब इस सिचुएशंस को हम पढ़ते हैं आगे. कहा जाता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा पर असमान गति कर रहा हो तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा. तो कहता है सरल रेखा पर असमान गति में वेग में परिवर्तन की दर को 2 भागों में. अब इसमें भी देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्लास 9 यानी 9वीं क्लास जो होता है हर कंपटीशन का बेस होता है और यहीं से आप में एक सोच डाली जाती है कि आगे आपको करना क्या है. इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, जनरल कंपटीशन करना, IAS करना, IPS करना है. ये जो कंडीशंस हैं, ये जो सोच है वो आपको क्लास 9 से ही स्टार्ट होती है क्योंकि क्लास 9 जो है वो हर कंपटीशन का बेस है, आधार है. इसलिए इसे पढ़ने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता है. धैर्य रखिए और साहस के साथ इसका अध्ययन कीजिए. ऐसा नहीं कि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. उसको बार बार पढ़िए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जवाब देने के लिए अक्सर तैयार हैं. तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पढ़ा वेग में परिवर्तन की दर को 2 सिचुएशंस में पढ़ा, 2 केस में पढ़ा. पहला एक समान गति और दूसरा असमान गति. तो एक समान गति में जो सिचुएशंस, जो निष्कर्ष जो निकल के आए वो ये आए कि उस कंडीशन में वेग में परिवर्तन की दर शून्य होता है यानी त्वरण शून्य होगा. अब दूसरा जो सिचुएशन है असमान गति की, किस पर? सरल रेखा पर जब असमान गति करता हो तब उस कंडीशन को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं. पहले भाग समान त्वरण यानी वैसा वेग में परिवर्तन की दर जो सामान्य हो और दूसरा ऐसा वेग में परिवर्तन की दर जो असामान्य हो. इट इज क्लियर? यानी पहले सिचुएशंस में जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर जो है वो समान होगा. क्या होगा? समान होगा. तो पहला कंडीशंस कहता है कि एक समान त्वरण. अब एक समान त्वरण है क्या? कहता है यदि वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में समान हो तो हम उसे एक समान त्वरण कहते हैं यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण. और यही वेग में परिवर्तन की दर जो है अगर समान समय अंतराल में असामान्य हो जाए तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे यानी असमान त्वरण कहेंगे. तो साथियों, सबसे पहले हम पहला सिचुएशंस का अध्ययन करेंगे, एक समान त्वरण. इसे समझने के लिए भी हमने एक वेन डायग्राम लिया है.
तो इसमें वेन डायग्राम में हमने जो सिचुएशंस जो देखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं, उसको थोड़ा समझिए। सिचुएशन है क्या कि जब कोई वस्तु ओ से यानी ऑरिजिन से चलती है, तो ऑरिजिन के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होता है वो 0 किलोमीटर पर आवर की होती है। जब ए पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। जब बी पे जाती है तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और सी पर जब जाती है तो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, डी पर 20 किलोमीटर पर आवर, और एट लास्ट ई पर 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और जो समय जो लगा, यानी ओ से ए तक जाने में 1 घंटे का, ए से बी तक जाने में फिर दूसरे घंटे, बी से सी तक जाने में तीसरे घंटे, सी से डी तक जाने में चौथे घंटे, और डी से ई तक जाने में 5वें घंटे। तो साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देख करके ही पता चलता है कि जो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो सामान्य है, और वो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो ये जो सिचुएशंस होते हैं, ये होते हैं एक समान त्वरण का। अब एक समान त्वरण की सिचुएशंस को ही हमें 9th क्लास में पढ़ना है। असामान्य त्वरण जो होगा वो आपके स्टैंडर्ड से परे है, आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जान लेना है, और आगे जब हमारी स्टैंडर्ड जब आगे होगी तब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास 9 में आपकी जो अध्ययन होगी वो एक समान त्वरण की होगी। तो इस सिचुएशन में हम एक समान त्वरण को निकालने का प्रयास करते हैं, कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो एक समान त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन यानी हम सिचुएशन ओ से ई की बात करेंगे, यानी ओ से चले हैं ई तक की बात करेंगे। तो वी ई माइनस वी ओ, वी ई माइनस वी ओ परिवर्तन किसको कहेंगे? अंतराल को कहेंगे, उसमें घटा के निकालेंगे। और समय में अंतराल तो वी ई माइनस वी ओ बाई टी ई माइनस टी ओ। एट मीन्स जब वी ई की बात करते हैं तो पोजीशन ई पर वस्तु की वेलोसिटी क्या है? 25 किलोमीटर है, माइनस ओ पर इसकी सिचुएशन क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर है, और समय अंतराल 5 माइनस 0, यानी ई पर 5 घंटे लगे और ओ पर 0 आवर में था। तो ये जब हम करते हैं 25 किलोमीटर पर आवर बाई 5 आवर, जब हम इससे करते हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर बाई आवर स्क्वायर या आवर 2 सो कहा जाता है। या इसी को हम लिखते हैं, जब इसको जैसे देखिए 5 किलोमीटर, अगर ये पर का मतलब क्या होगा? नीचे आवर स्क्वायर। जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, आपने इस थोड़ा सा पढ़ा होगा, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो आवर इन्वर्स 2 भी लिख सकते हैं इसको, यानी ये जो हो गया आपका 5 किलोमीटर आवर इन्वर्स 2। ये जो सिचुएशन है एक समान त्वरण का है, ये जो सिचुएशन है एक समान त्वरण का है। साथियों एक समान त्वरण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे असमान त्वरण की ओर। असमान त्वरण को हम ज़्यादा नहीं, बस उसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि क्लास 9 में आपको वो पढ़ना नहीं है। तो साथियों एक समान त्वरण में जो क्लास 9 में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा फ्री फॉलिंग बॉडी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण में या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब गिर रहा होता है, तो इस सिचुएशंस को आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक सिचुएशंस और होगा, जब कोई वस्तु जब समान समय अंतराल में जब समान वेग में परिवर्तन की होगी, तो इस सिचुएशंस को भी पढ़ने पड़ेंगे। ये 2 सिचुएशंस आपको क्लास 9 में पढ़ने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक समान जो चाल है, एक समान जो त्वरण है, उसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। असमान त्वरण को अब आगे अध्ययन करेंगे। साथियों इसके ऊपर हमने समान त्वरण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम असमान त्वरण की बात करेंगे। जैसा कि हम कह भी चुके हैं कि असमान त्वरण जो है क्लास 9 में, यानी आपकी स्टैंडर्ड में सिर्फ इसको जान लेने की आवश्यकता है, ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 9 में इसकी स्टडी को नहीं रखा गया है। इसकी स्टडी हम और अगले स्टैंडर्ड में करेंगे। तो असमान त्वरण के बारे में सिर्फ जान लेते हैं कि असमान त्वरण है क्या। कहता है जब कोई गतिशील वस्तु के वेग में, जब कोई गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण असामान्य समय अंतराल में, त्वरण समान समय अंतराल में असामान्य हो, तो उसे असामान्य त्वरण कहते हैं। साथियों इसका जिक्र मैंने पहली बार बहुत बार कर भी चुके हैं कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अगर असामान्य हो, मतलब
समान समय अंतराल में अलग अलग हो तो उसको असामान्य त्वरण कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाले बाजार में किसी गाड़ी का या किसी व्हीकल्स का जो स्पीड होता है, जो वेग होता है, जो वेग में परिवर्तन की दर होता है, वो असामान्य होता है। क्योंकि भीड़ भाड़ वाले बाजार में हर समय कोई ना कोई ऑब्स्ट्रिकल, कोई ना कोई बाधाएं आती है, इसलिए हमारी जो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो असामान्य होती है। और इस तरह का जब वेग में परिवर्तन की दर जब असामान्य हो तब हम उसको असामान्य त्वरण कहेंगे। तो साथियों, इसको और सही तरीके से समझने के लिए हमने एक वेन डायग्राम का सहारा लिया है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि कोई व्यक्ति मान लिया कि घर से चलता है, जहाँ इसका ओ है, तो ओ से जब ए तक आता है तो इसकी जो स्पीड है, यानी इसका जो वेग है वो 10 किलोमीटर पर आवर का है, और वो 1 घंटे में अपने घर से ए तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो फिर रास्ते और क्लियर मिलते हैं, और इसकी जो स्पीड हुई है, यानी इसका जो वेग होता है वो 15 किलोमीटर पर आवर का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब वो बी से सी पर पहुंचता है, जब बी से सी की ओर जब जाने लगता है, बी से सी की ओर, तब कुछ भीड़ भाड़ मिल जाते हैं और उसकी जो स्पीड है वो एकाएक फॉल कर जाता है और वो हो जाता है 5.5 किलोमीटर पर आवर की। फिर उसी प्रकार से जब आगे बढ़ता है तो कुछ साफ मिलते हैं। जब सी से डी की ओर चलता है तो इसकी स्पीड कुछ बढ़ती है 7 किलोमीटर पर आवर, और जब मार्केट से जब बाहर निकल जाता है तब उसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो साथियों, अगर हम इसमें एक टाइम इंटरवल में, यानी 1-1 घंटे के अंतराल में अगर 1-1 घंटे के अंतराल में अगर हम इसके स्पीड की बात करें, इसके वेग की बात करें, तो अलग अलग होता है। कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 15 किलोमीटर पर आवर, कभी 5.5 किलोमीटर पर आवर, कभी 7 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर। हेयर वेग में परिवर्तन की जो दर है वो एक समान समय में, एक समान समय अंतराल में अलग अलग है। जैसे कि हर एक घंटे में जो है इसकी जो वेग है वो बदले हैं। तो साथ में जब ऐसा हो, जब वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में जब असामान्य हो, तब हम उसको असामान्य त्वरण कहते हैं। अब साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि इस वेग को भी, वेग में परिवर्तन जो दर है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को भी दो भागों में बांटकर हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले वेग में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो 2 तरह का हो सकता है। या तो बढ़ते हुए हो सकता है, जैसे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, इस तरह से बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग। और दूसरा घटते हुए, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, ऐसा भी हो सकता है। उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डिक्रीजिंग हो सकती है। तो जब वेग में परिवर्तन की दर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के कंडीशन अराइज होते हैं, एक बढ़ते हुए और दूसरा घटते हुए। जब बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन की दर हो, तब हम उसको त्वरण कहते हैं। पहला कंडीशन कहता है वेग में परिवर्तन की दर जिसमें वेग बढ़ रहा हो, क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। और दूसरा, वेग में परिवर्तन की दर जिसमें घट रहा हो, उसको अवत्वरण या मंदन कहेंगे। अवत्वरण या मंदन दोनों एक ही है। जब वेग में परिवर्तन की दर जब बढ़ रहा हो तब हम उसको त्वरण कहेंगे, और जब वेग में परिवर्तन की दर जब घटता हुआ हो तब हम उसको अवत्वरण या मंदन कहेंगे। साथियों, अवत्वरण और मंदन, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप अपने घर से अपना बाइक निकालें, बाइक को स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दिया, बाइक की स्पीड जो है हर मिनट के हिसाब से बढ़ता गया, बढ़ते 40 की स्पीड पे आया। सपोज दैट आपके रास्ते में कोई ऐसी बाधा आ जाए,
कोई बच्चा आ जाए या कोई बुजुर्ग या कोई जानवर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे? नहीं नहीं, उसकी स्पीड को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड 40 से फिर नीचे की ओर घटती है, 35, 30, 25, 20, इस तरह से घटते हुए 0 की तरफ जाती है। और अगर वो बच्चा अगर नहीं हटा तो हम लोग 0 रुकना पड़ता है हमें। साथियों, ये जो दोनों कंडीशन है, एक बार जब हम बाइक को स्टार्ट किए, एक्सेलरेटर दिए, उसकी स्पीड बढ़ी ना, वो जो पीरियड है, बढ़ने वाली जो पीरियड है, उसको हम त्वरण कहेंगे। इसमें जो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। लेकिन जब हम ब्रेक मारेंगे, जब हमारा वेग जब घटेगा, तो उसको हम अवत्वरण कहेंगे। तो साथियों, त्वरण और अवत्वरण ये हमारे दैनिक जीवन का ये हिस्सा है। हम हमेशा इससे रूबरू होते हैं, इसको हमेशा समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने आज तक ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान देंगे कि त्वरण अवत्वरण है क्या। साथियों, अब हम त्वरण अवत्वरण के प्रतीक चिन्ह के ओर चलते हैं। साथियों, जैसा कि क्लास 9 में हमें इससे रिलेटेड है ना न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ते हैं, और न्यूमेरिकल्स बनाने में हम हमेशा त्वरण अवत्वरण इन शब्दों का नहीं लिख सकते। इसको दर्शाने के लिए हमें प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। प्रतीक चिन्ह का मतलब उसका प्रतीक। तो जैसा कि हमने गति में पढ़ा, जैसा कि हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में पढ़ा, जैसा कि चाल और वेग है उसमें हमने भी पढ़ा कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसी प्रकार त्वरण या अवत्वरण का भी प्रतीक चिन्ह होता है। तो साथियों, जब त्वरण के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसका जो इंग्लिश जो लेटर होता है, इंग्लिश जो वर्ड होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, जो कि ए से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में उसका ए, स्मॉल लेटर ए को लेते हैं। प्रतीक चिन्ह के रूप में ए को लेते हैं। जब भी हमें न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान जब भी हमें त्वरण लिखना होगा तो वहाँ पर ए से दर्शाएंगे। ए इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, ऐसा। साथियों, अब है अवत्वरण। तो अवत्वरण का जो चिन्ह होगा, जो प्रतीक होगा, वो त्वरण का ही होगा। लेकिन अवत्वरण में चूंकि दिशाएं जो होती है, जैसे त्वरण में जब दिशा होती है, त्वरण की जो दिशा होती है वो गति की दिशा में होती है। कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही होती है, उसी दिशा में उसका त्वरण होता है। लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वस्तु की जो दिशा होती है, जो गति की जो दिशा होती है, उसके विपरीत त्वरण होता है, उसके विपरीत त्वरण होता है। तभी तो गाड़ियाँ रुकती है, तभी तो हम 40 से 0 की स्पीड में चले आते हैं। तो त्वरण का जो दिशा है विपरीत होने के कारण हम त्वरण के साथ माइनस चिन्ह का प्रयोग करके उसको लिखते हैं। तो जब अवत्वरण की बात आएगी तो अवत्वरण को हम माइनस ए से दर्शाएंगे। माइनस ए, यहाँ पर ए क्या होगा? त्वरण होगा। लेकिन जो माइनस होगा वो ऐसा मत समझिएगा कि सांख्यिकी मान को माइनस कर रहा है, नहीं। माइनस जो होगा ये दिशा को इंडिकेट करता है कि त्वरण तो है लेकिन वो गति के विपरीत दिशा में है, गति के विपरीत दिशा में है। तो अब त्वरण जब आएगी तो इसको हम माइनस ए से डिनोट करेंगे, इसको हम माइनस ए से हम इसको दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो साथ में जहाँ तक त्वरण अवत्वरण का प्रतीक चिन्ह की बात आ गई, इसको भी हमने समझ लिया। अब आप आगे बढ़ते हैं मात्रक की ओर। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक परिमाण की और दूसरा दिशा की। तो जब परिमाण की बात आती है तो इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक संख्यामान और दूसरा मात्रक। तो यहाँ पर जब त्वरण का हम मात्रक की बात करेंगे तो जैसा कि हमने वेग में और चाल में जिस तरह से हम लोग निकाले थे मात्रक, उसके फार्मूले से, यानी उसका जो फार्मूला जो सूत्र होता है उसी से हमने निकाला था। यहाँ भी त्वरण की जो हम मात्रा निकालेंगे वो सूत्र से ही निकालेंगे, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो वेग का, यानी अगर वेग को वेग में घटाएगा तो वेग मिलेगा, तो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक।
तो वेग का मात्रक क्या हुआ, जैसा कि आपने वेग में पढ़ा है मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड। जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं मीटर बाई, इसका मतलब जो होता है ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर बटे सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड इनटू, चूँकि ये मोटी लाइन है इसलिए S/1, इसको नीचे 1 करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1/s, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड 2, या इसको पढ़ेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। साथियों कभी कभी क्या होता है कि आपको उलझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए जो यूनिट पूछा जाता है वो इसकी जगह नहीं दे करके इसको दे दिया जाता है, और अब आपको लगता है कि ऐसा है, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने मैथ में जब घात और करनी पढ़े होंगे, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि जब किसी चीज़ को, जैसे हम ये नीचे है, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे इसको और इलस्ट्रेट कर देते हैं, अगर इसको लिखा जाए तो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तब ये जो पावर होगा वो माइनस में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको मीटर सेकेंड इनवर्स 2 पढ़ा जाता है। बस इसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं कहीं ये आ जाते हैं। अब साथियों अब त्वरण के अंतिम पड़ाव में हम लोग चलेंगे, जिसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बचा हो क्लियर हो जाए। कहते हैं त्वरण किसको कहते हैं, बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण किसको कहेंगे, बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे, वहीं घटते हुए वेग में परिवर्तन की दर को अवत्वरण कहेंगे। क्लियर। मैंने इस चीज़ का इस बात का जिक्र पहले भी किया हो कि बढ़ते हुए जब वेग हो तो उसको त्वरण कहेंगे, और जब घटता हुआ जब वेग हो तब उसको अवत्वरण कहेंगे। साथियों अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। त्वरण का प्रतीक चिन्ह ए होता है, वही अवत्वरण को त्वरण के साथ माइनस लगा दे करके हम दर्शाते हैं। वो माइनस क्या दर्शाता है, वो माइनस दर्शाता है कि त्वरण की दिशा गति के विपरीत दिशा में हो। तो ये जो 2 है, वहीं अवत्वरण को हम प्रतीक चिन्ह -a से दर्शाते हैं। किससे, -a से दर्शाते हैं। साथियों हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर पूछा जाए ये त्वरण और अवत्वरण सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा हमको बता दीजिए। त्वरण की दिशा क्या होती है, अवत्वरण की दिशा क्या होती है। तो साथियों इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर ही कह चुका हूँ कि जब उसको माइनस जो है वो दिशा को बता रहा है, वो सांख्यिकी मान को माइनस नहीं कर रहा है, वो दिशा को बता रहा है। तो जहाँ त्वरण जो होता है वो गति की दिशा में होता है, जिस वस्तु की गति की दिशा में त्वरण की दिशा होती है। जब त्वरण की बात करेंगे तो, जब अवत्वरण की बात करेंगे तो उसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। गति के वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होगी अवत्वरण। अगर अवत्वरण की दिशा की बात की जाए तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अवत्वरण की दिशा वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है, यानी अवत्वरण की दिशा जो होता है गति के दिशा के विपरीत होती है। अब साथियों हम लास्ट पॉइंट 5 की ओर चलेंगे। इसमें हम मात्रक को लिए हैं। जैसा कि हमने बताया कि मात्रक को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, मात्रक को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और चूंकि दोनों त्वरण और अवत्वरण जो है सिर्फ दिशा के कारण एक दूसरे से डिफरेंस है, अपोजिट है, इसलिए मात्रक सेम होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साथियों अब हम जिस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं वहाँ पर त्वरण अवत्वरण, यानी त्वरण जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके सारे के सारे बिंदु, इसके सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके दिलो दिमाग में अगर है तो मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करें, कमेंट में लिखें। मैं उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो साथियों अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो आपके लिए मेरा एक सलाह है कि आप जितने भी क्लास अभी तक हमने पढ़ाए हैं मोशन का, उसके वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और तब हम आगे इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे।